हाँ जी बच्चों, तो वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो अभी हम रिवाइज़ कर रहे हैं +2 बोर्ड्स के लिए जो हमारी फ़िज़िक्स है। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये यूनिट नंबर 9 है और एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 14 है। तो इसमें से सारे टॉपिक्स तो नहीं है एनसीईआरटी वाले आपके सिलेबस में। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको फटाफट ये सारा चैप्टर रिवाइज़ करवाऊँगा। तो क्या है ये हमारा सिलेबस जो है ना, ये ऊपर मैंने पीएससीबी का सिलेबस लिखा है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, और नीचे जो है वो सीबीएसई का सिलेबस, और एंटायरली सेम सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, टॉपिक्स बिल्कुल सेम है। तो मेनली हमें इसमें देखना है कि भाई मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों की डेफिनेशन करनी है। फिर एनर्जी बैंड्स होते हैं, एनर्जी बैंड सॉलिड्स में कैसे बनते हैं इसके बारे में नहीं, बेसिकली हमने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप एक होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। ये सिंपल सी डिस्कशन है। बेसिकली इसमें ना क्वेश्चन आता है एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने का, तो वो हम फटाफट रिवाइज करेंगे। फिर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, इसके बारे में डिस्कशन है। एक्सट्रिंसिक जो है उसमें हम थोड़ी इम्प्योरिटी डाल देते हैं, तो ये इससे फिर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पीएन जंक्शन डायोड, तो वो हमने बनाना है। पीएन जंक्शन बनाने के बाद फिर हम उसका ये I1V लिखा हुआ है लेकिन IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो कैसे हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, बैटरी कैसे लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, उसका सर्किट बनाना सीखेंगे हम इसमें। और साथ में हम वोल्टेज और करंट की जो ग्राफ होते हैं उसको बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स या VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये डायरेक्टली 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और लास्ट में फिर डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, नीचे सीबीएसई में भी सेम टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो हमारी वेटेज है चैप्टर वाइज, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें से टोटल हमें 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और एक इसमें से आपके पास बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। और टोटल 5 मार्क्स का पेपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आएगा। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उसमें डायोड एज ए रेक्टिफायर आ जाए, या फिर दूसरा पीएन जंक्शन डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वाला VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स में, इसको ड्रॉ करने के बारे में आ जाए। इसके बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में हमारे पास इसमें से 7 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से 7 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें वेटेज वो नहीं पता कि कितने मार्क्स का कौन सा आएगा, लेकिन इसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें रेक्टिफायर और फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं बताता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें किसी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो, बैटरी लगा देते हो, तो करंट उसमें जस्ट सेटअप हो जाता है, बट हम करंट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज करके करंट के साथ कुछ खेल नहीं सकते। रेजिस्टेंस भी जो होती है उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी एक कांस्टेंट होती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं इस चैप्टर में सीखेंगे। हम कहीं पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक साइड से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे लेकिन दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो डायोड में ऐसे ही होता है, तो वो हम सीखेंगे कैसे होता है। तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, इसके बारे में अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी टाइम बचाने के लिए नहीं बता रहा। अब आजकल सॉलिड स्टेट वैक्यूम डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमारे पास डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आईसी। आपका ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर हज़ारों करोड़ों आईसी, लाखों आईसी लगे, लाखों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो एक चिप होती है आईसी चिप, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो एक प्रोसेसर के अंदर कितने सारे जंक्शन डायोड, कितने ही सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंसेस, पूरा का पूरा सर्किट होता है। तो ये सब सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोले जाते हैं। सॉलिड स्टेट इसलिए क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं, मेटल से नहीं बनते, तो इनको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बोला जाता है। और इनमें कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि वो क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हमें क्लासिफिकेशन करनी है सॉलिड्स की। अब सॉलिड्स में क्या क्या होता है, देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता,
तो वो जो पैरामीटर है उसको मेज़र करने का जो तरीका है वो होता है रेजिस्टिविटी, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी डिवाइस की जो इनहेरेंट रेजिस्टेंस है, मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है जो उसके डायमेंशंस पे ना डिपेंड करे, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है पैरामीटर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का या करंट का जो फ्लो है वो अपोज होता है, उस पैरामीटर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर आप एक रेजिस्टेंस बना लो जिसकी लेंथ हो 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर, आप समझेंगे जरा डायग्राम से। पहले रेजिस्टिविटी बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये कॉपर है, अभी मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, कॉपर एक मेटल है ना, आपको पता है। तो अब इसका एरिया मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ भी मैंने ले ली 1 मीटर। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरह का हमने एक कंडक्टर बनाया और वो कॉपर का बना हुआ है। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आर, कैसे कैलकुलेट करोगे रेजिस्टेंस? या तो मल्टीमीटर लगा दो इसके अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली पता चल जाएगी, या इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो और करंट मेज़र करो, वोल्टेज और करंट आपके पास आ जाएगा। तो आप V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से आर निकाल लो। तो इसकी जो आर है वो आपको इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो बता देगी। ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको मटेरियल के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एक मेन आइडिया है यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी पहले समझ लो। रेजिस्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मटेरियल की पावर बताती है कि वो कितना करंट को अपोज कर पाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ना, ओम मीटर, ये सिंबल याद रखना, ओम मीटर। तो अब मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। आपको पता है ना, अगर आपके पास एक कोई लोहे की तार है, उसको अगर आप करंट वाली वायर के साथ कहीं पर लगा दे तो आपको भी करंट लगेगा, क्योंकि वो फ्लो करता है वहाँ से करंट, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं मेटल्स में से। तो ये रेजिस्टिविटी जो है ये मेटल्स की बहुत कम होती है। कितनी होती है? ये रेंज याद करनी है, एग्जाम में लिख के आनी है। 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर तक। तो कम है ना, -8 आ रहा ऊपर। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी जो होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये 1/ρ होता है। तो फिर अगर आप कंडक्टिविटी लिखोगे सिग्मा, तो वो 10⁻² से लेके 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स। अब कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन मीटर इनवर्स है, याद रख लेना। तो मेटल्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पहली बात। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में उल्टा होता है। इंसुलेटर्स जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, है ना, इन सब चीज़ों में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। मतलब दे विल नॉट अलाउ द करंट टू सेट अप इन द डिवाइस इन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कि वो करंट को अपने अंदर सेटअप नहीं होने देते जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाई, अब कितनी हाई कितनी होती है रेजिस्टिविटी? देखो 10⁻, यहाँ -8 था, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, तो वो 10⁻⁻8 हो गया। तो ये दोनों मटेरियल्स तो आपने पहले पढ़े हैं। लास्ट में फिर आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है या जो रेजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर्स और मेटल के बीच में कहीं पर होगी, उनकी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लेना कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁵ से लेके 10 तक होती है ओम मीटर। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स आपको ना पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो 4th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे जाके हम वैलेंस बैंड मॉडल भी पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं सेमीकंडक्टर की जो आपको याद रखनी है। इस पर ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाए 4 ऑप्शन दे के कि भाई कोई मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी इस रेंज में है, तो आप बताओ वो कौन सा है? मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, या कुछ सुपर कंडक्टर लिख दिया। तो आपको रेजिस्टिविटी की रेंज से पहचान होनी चाहिए कि वो कौन सा मटेरियल आएगा। फिर ये प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लो कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ वेरी वेरी हायर देन मेटल्स। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टिविटी समझते हो ना कि कोई मटेरियल करंट को कितना ज़्यादा अपोज कर रहा है, वो रेजिस्टिविटी होती है। अब सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब हाफ कंडक्टर, तो इसलिए इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये एक पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि अगर मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज करूं, बढ़ाऊं, तो उससे रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझो ध्यान से। मान लो ये पेंसिल सेमीकंडक्टर की बनी हुई है, मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया।
इसको हीट करने पर इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है, उल्टा टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इस तरह के डिवाइसेस का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक पैरामीटर होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, वो नेगेटिव होता है। तो वैसे भी आप याद रखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, अगर किसी मटेरियल का अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है। मेटल्स में ऐसा नहीं होता, मेटल्स में उल्टा होता है। मेटल्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, यहाँ उल्टा होता है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक पैरामीटर होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये जो मटेरियल्स हैं जैसे कंडक्टर्स हैं वो क्यों कंडक्ट करते हैं, क्या रीज़न है? रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर जैसे आयरन है, ये मैंने कड़ा डाल रखा है ना, ये कंडक्टर का बना हुआ है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं कहीं पर भी, दे आर नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जब इसको हम बैटरी लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैसे नहीं होते। 0 केल्विन पर अगर आप बोलोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब बहुत ठंडा होता है ना सेमीकंडक्टर, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है 0 केल्विन से, हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो जंप करते हैं बेसिकली नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में, अभी हम देखेंगे डायग्राम में भी। तो इसमें जो नंबर डेंसिटी होती है एक्चुअल में, दैट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू मेटल्स। ठीक है, तो ये याद रखना। प्योर सेमीकंडक्टर्स में जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया। लेकिन इसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स भी होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना, इस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स हैं। एक होते हैं एलिमेंटल मतलब एक ही एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये एलिमेंटल हो गए। दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। वो कौन से होते हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर एक या दो, एक तो नहीं 2 से मिलके बनते हैं, 2 एलिमेंट्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैडमियम सल्फाइड, ये इनऑर्गेनिक में आता है, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, ये सारे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स होते हैं, ये कुछ नाम है, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक का जो है वो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम। सेमीकंडक्टर्स में या मेटल्स में या इंसुलेटर्स में, किसी भी तरह के सॉलिड में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स, आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है, हाइड्रोजन एटम में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हर एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर मेरे पास यहाँ एक सिलिकॉन का सिंगल एटम है तो सिंगल एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इस तरह से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। वो जो ऑर्बिट्स हैं दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। लेवल कैसे होते हैं? लेवल देखने में ऐसे होते हैं। मैं अगर उसको एक एनर्जी डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे ये एक लेवल बन गया, ये उससे नीचे वाला लेवल, ये उससे नीचे वाला लेवल, ये उससे नीचे वाला लेवल। तो लेवल ना सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं एनर्जी डायग्राम पे। इसका मतलब है कि एक लेवल की अपनी अपनी एनर्जी फिक्स्ड है। एटम की बात कर रहा हूँ, सिंगल एटम की। अब सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में आप बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को क्लोजली पैक करते हो। कितने सारे सिलिकॉन एटम्स को मिला के आप आपस में मिला के एक दूसरे के पास हमने रख के कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक मटेरियल बना दिया, सॉलिड मटेरियल। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये फिर सबके आपस में ओवरलैप करने लग जाते हैं। तो ओवरलैप करके इस केस में एनर्जी लेवल नहीं बनता, इस केस में हमारे पास क्या बनता है? एनर्जी बैंड। याद रखना, बैंड मतलब रेंज ऑफ एनर्जीज। एक सिंगल एनर्जी नहीं है, इसमें एक बैंड बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और उस बैंड की एक एनर्जी रेंज होगी, एक सिंगल एनर्जी नहीं होगी, एक एनर्जी रेंज होगी। तो वो जो एनर्जी बैंड है वो क्या होता है? ध्यान से डेफिनेशन बस पढ़ लो, इतना ही समझने के लिए बहुत है। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लो, ग्रीन कलर में देखो। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड इन वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड। तो वो जो कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स है उसको एनर्जी बैंड बोला जाता है। देयर आर सम रीजन्स in energy band diagram in which energy level cannot exist। अब वो कहता है एनर्जी लेवल डायग्राम में है, जब हम डायग्राम बनाएंगे उसमें कुछ ऐसा रीजन आएगा, रीजन कह लो, या कुछ ऐसी रेंज आएगी जिसमें एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं फॉरबिडन लेवल्स। दिस इज कॉल्ड बैंड गैप्स। तो दीज फॉरबिडन लेवल्स कॉल्ड बैंड गैप्स और एनर्जी गैप्स। तो ये एनर्जी गैप आप इसको बोलते हैं।
ये डायग्राम है तुम्हारे सामने। तो एक जनरल सा डायग्राम है। अभी कैसा डायग्राम है देखिए, इसमें दो मेन चीज़ें हैं। एक है वीबी मतलब वेलेंस बैंड। वेलेंस बैंड वो होता है जैसे हमारे पास, अब मैंने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के अंदर। तो वो जो चार 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 इकट्ठे पड़े हुए हैं सारे, उनकी एनर्जी हमेशा एक नीचे वाली रेंज में आएगी। तो वो एनर्जी का एक बैंड बनेगा। इसमें ये जो मैंने डॉट्स लगा रखे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डॉट्स। वेलेंस बैंड की एनर्जी हमेशा कम होती है, नीचे होता है। मतलब एनर्जी कम होने का मतलब नीचे होता है, नीचे बनेगा। ये डायग्राम बनाना आएगा एग्जाम के अंदर। उसके ऊपर ये जो खाली स्पेस है ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इसमें मैंने जैसे बताया कोई भी लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पूरी रेंज के अंदर। उसके ऊपर सी है। सी क्या होता है? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड वो होता है जो वेलेंस बैंड के ऊपर हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स जो चार चार इलेक्ट्रॉन्स है उनको कोई एनर्जी दे दो बाहर से, उसको हीट करना शुरू कर दो आप मटेरियल को, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उनको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलने से क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे थे, जो यहाँ पर थे, देखो ये कलरफुल से, जो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, ठीक है, सारे यहीं पर थे, ये कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये जंप करके ऊपर पहुँच जाते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप एनर्जी दोगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे। तो नीचे क्या करेंगे? फिर ये नीचे बनाते हैं होल्स। वो होल्स की बात अभी हम बाद में करेंगे। अभी आप ये समझो कि जब इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, वो जंप करके ऊपर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ये मैंने कुछ दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ लिखा गया पार्शली फिल्ड। तो पार्शली फिल्ड का मतलब है कि ये पूरी तरह से अभी नहीं भरा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नीचे से और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करते जाएंगे। तो ये किसी टेम्परेचर टी पर ये डायग्राम बनाया गया क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऊपर कंडक्शन बैंड में शो करे गए हैं। आगे चलते हैं। अब हर मटेरियल का जो बैंड डायग्राम है वो डिफरेंट है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेटल्स का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ, उसको सेमीकंडक्टर से कंपेयर करो, फिर उसको लास्ट में इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम से कंपेयर करो। तो अभी इसको हम ध्यान से समझेंगे। तीनों बने हुए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझो। मेटल्स में वेलेंस बैंड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, कंडक्शन बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ पर कुछ रीजन मिलेगा इसमें। ये वाला रीजन मैं थोड़ा हाईलाइटर से दिखाता हूँ। तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है? ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग समझते हो ना, जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पर मेटल्स में बैंड गैप ही नहीं होता, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसमें बैंड गैप नहीं होता। ईजी मतलब एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो जीरो है, नो बैंड गैप। ये मेटल्स में याद रखना। अगर ऐसा डायग्राम बना आ जाए और पूछा जाए कि ये किसका एनर्जी बैंड डायग्राम है, तो ये मेटल का है। 0 केल्विन पर ये हमने बनाया है, तो चाहे 0 केल्विन है तब भी आप इसमें ऊपर कुछ डॉट शो कर दोगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, बाकी वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, तो ये मेटल का बन गया। अब इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में गैप तो होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो जब बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा हो तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, तो वो कभी कंडक्ट नहीं करता इंसुलेटर। तो इसमें आपने बोलना है Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बोलना है बस। और सेमीकंडक्टर में बाकी ये लाइनें पढ़ लेना थोड़ी सी। सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो Eg इज लेस देन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो सेमी कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे और इसमें कुछ नहीं है। तो तीनों डायग्राम आपको कंपेयर करने आने चाहिए, याद रखेंगे। ये तीनों डायग्राम 0 केल्विन पे बनाए गए हैं। ओके नहीं लिखा मैंने, 0 केल्विन लिखा है। तो 0 केल्विन पर ऊपर वाला आपने कंप्लीटली एम्प्टी बनाना है, खाली। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये लिख देना आप डायग्राम में। नीचे वाला क्या है? वैलेंस बैंड, इसको आपने लिखना है कंप्लीटली फिल्ड। किससे भरा हुआ है ये नीचे वाला? विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विद इलेक्ट्रॉन्स, या फ्री तो नहीं होते इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। कुछ एग्जांपल्स देख लो। अगर सिलिकॉन का बैंड गैप पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मेनियम का पूछ लिया जाए तो 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये सारी कहानी है कि 3 तरह के मटेरियल्स हैं, इंसुलेटर्स, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में एक तो रेजिस्टिविटी का ध्यान रखना है, वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती है। दूसरा एनर्जी बैंड डायग्राम का ध्यान रखना है कि इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो रहेगा वहाँ पे, लेकिन वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा गैप होता है और मेटल में गैप होता ही नहीं है, एनर्जी का गैप। ये मेन की पॉइंट्स हैं जो अभी तक याद रखने हैं। थोड़ा सा थ्योरी को लर्न कर लेना, ये लाइनें एक बार पढ़ लेना। अगर एग्जाम में बोला जाए कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ तो आप ये बना सकते हो, साथ में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स की।
देखिए हमारे पास जो नेचुरली सेमीकंडक्टर हमें मिलते हैं, जैसे सिलिकॉन बोला मैंने, जर्मेनियम बोला मैंने, वो नेचुरली जो होते हैं दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर्स। उसमें क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम बाहर से कोई दूसरा एटम उसमें ऐड नहीं करते। इम्प्योरिटी का ये मतलब है, अगर हम बाहर से सिलिकॉन के अंदर मान लो मैंने बोरॉन डाल दिया तो फिर वो इम्प्योर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ये याद रख लेना अभी, फिर हम आगे जाके पढ़ भी लेंगे। अगर आपने इम्प्योरिटी डाली, ये मान लो मेरे पास एक सिलिकॉन है, उसके अंदर मैंने बोरॉन नाम की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो जो बनेगा वो बनेगा एक्सट्रिंसिक। और अगर मैंने कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली, अगर हमारा सेमीकंडक्टर प्योर है, सिलिकॉन ही है या सिर्फ जर्मेनियम ही है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सिंपल सा इसमें लिखा हुआ, पढ़ लेना। अब हम इसको ना एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स को। इसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये मॉडल थोड़ा सा बस हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है, क्योंकि आगे जाके जब हम एन टाइप पी टाइप की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ये भी 3 मार्क में पूछा जा सकता है, हाउ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड, तो वहाँ पर ये डायग्राम बनेगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना, इसको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो इसमें ये जो है ये हमारे जर्मेनियम के एटम्स हैं, ठीक है। अब मैं एक बीच वाला जर्मेनियम पकड़ रहा हूँ, ये वाला, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। इसके अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं ग्रीन में बना रहा हूँ। ये 4 इसके, अभी मैं यहाँ पे बना देता हूँ डॉट, बाद में डिलीट कर देंगे। 4 इसके हैं। जो ऊपर वाला जर्मेनियम है उसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 डॉट्स मैंने लगा दी ग्रीन में, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही इसके यहाँ पास एक होगा, उसके भी 4 हैं, 1 2 3 4, ये आपस में इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही साइड वाला, ये वाला जो है ग्रीन कर दिया मैंने, इसके भी 4 हैं, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले जर्मेनियम एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड में, नीचे वाले बैंड में ही रहेंगे। कब? व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाया, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपनी बॉन्ड में से बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और अपने पीछे यहाँ पर होल छोड़ेगा। मैं रब करके दिखाता हूँ। तो ये जो खाली जगह ना, वैकेंसी, इसको होल बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने से, किसके बढ़ने से? टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया और एक होल आया, ये 2 चीज़ें आई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब एक चार्ज कैरियर है, फ्री चार्ज कैरियर, और होल भी एक चार्ज कैरियर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं, ये अब उस मटेरियल के अंदर अगर आप बैटरी लगा दोगे तो घूमेंगे, भागेंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कंडक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर आप 0 केल्विन से बढ़ाओगे, थोड़े कम आएंगे, टेम्परेचर और बढ़ाओगे, थोड़े और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे अपने अपने बॉन्ड से, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे बॉन्ड से उतने होल बन जाएंगे। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर की सारी कहानी है। इसको थोड़ा मैं पढ़ूंगा ताकि आपको आसान लगे। तो एट 0 केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस लिखा हुआ है, द थर्मल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीजेस। हैंस ए कोवलेंट बॉन्ड मे ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्री। तो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड ए वैकेंसी इन द कोवलेंट बॉन्ड। दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। It has positive charge on it. The number density of holes, NH क्या बोला? NH बोला number density, number of holes per unit volume. Number density of holes is equal to number density of electrons in pure या intrinsic semiconductors. तो pure semiconductors में Ne is equal to NH. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतने ही होल्स होंगे, तो ये बराबर होता है। ये समझ गए आप? अब इसके एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने हैं प्योर सेमीकंडक्टर के। तो मैं पीछे भी जो बनाया था वही है, लेकिन अब ना अलग अलग टेम्परेचर पे दिखा रहा हूँ। तो 0 केल्विन पे आपने शो करना है कि सारे इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड, ऊपर वाला खाली है, ऊपर कुछ नहीं है,
ठीक है, ये कहाँ है, 0 केल्विन पे। टेम्परेचर जब ग्रेटर देन 0 केल्विन हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन भाई साहब जंप करके ऊपर चले गए, यहाँ बन गए इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या छोड़ा, खाली जगह, वो क्या है, होल। ठीक है, तो ये आपने ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बना देना है, ये 0 केल्विन पे, ये पढ़ लेना, मैंने बता दिया, इसको पढ़ लेना। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो मैंने बता दिया इसके बारे में भी। वैसे ही एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा हाउ देयर इज कंडक्शन इनसाइड द सेमीकंडक्टर, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी ये यही है कि जब मैं अब यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा ना, मैंने बोला जब मैंने बैटरी लगाई यहाँ पॉजिटिव लग गया, यहाँ नेगेटिव लग गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ये बाहर आया था तो वो भागेगा इसकी तरफ, होल जो है वो इधर भागेगा। होल बेसिकली वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन ही जंप करता है, एक वैकेंसी जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ से जंप करके किसी होल में गिर जाएगा यहाँ पे, और पीछे अपनी जगह वैकेंसी बना देगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके पॉजिटिव की तरफ भाग जाएगा, नेगेटिव उधर। तो ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है कि इसमें दो तरह का करंट होता है, एक होता है IH होल करंट, एक होता है IE इलेक्ट्रॉन करंट, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों तरह का करंट होगा, टोटल करंट दोनों का सम होगा IH प्लस IE। ठीक है, ये बस इसमें याद रखना आपको। अब प्योर सेमीकंडक्टर्स ना हम डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अच्छे से कंडक्ट करेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो नहीं करेंगे, सर्दियों में बुरा कंडक्ट करेंगे, गर्मियों में अच्छा कंडक्ट करेंगे, तो ये गलत है। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे और थोड़ा इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, एग्जाम में अगर पूछी जाए तो लिख देना। नंबर 1, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ मीटर पर मीटर क्यूब। ये जो मैं n बोल रहा हूँ ना, NE NH, ये वही उसी की बात हो रही है, नंबर डेंसिटी बोल दो चाहे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोल दो। सो दे हैव लो कंडक्टिविटी, अगर नंबर डेंसिटी कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों बराबर होते हैं, हैंस दे कांट हैव डोमिनेंट रोल और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन। तो अब दोनों ही बराबर हैं, तो होल ज़्यादा कंडक्ट नहीं करें या इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर ही कंडक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम करेगा जब डिवाइस बनाएंगे। तीसरा, द चार्ज कैरियर्स आर ऑलवेज थर्मली जनरेटेड। अभी मैंने बोला ना टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अच्छा कंडक्ट करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो बुरा कंडक्ट करेंगे, तो इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, इसलिए हम कुछ करेंगे अब इसमें। तो दे आर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देयर नंबर, तो इसमें ये 3 लिमिटेशंस हैं। अब कैसे फिर हम इन लिमिटेशंस को ओवरकम करें, उसके लिए एक प्रोसेस होती है डोपिंग। डोपिंग होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ बाहर से इम्प्योरिटी डालो, इम्प्योरिटी एटम्स डालो, जिनको हम डोपेंट्स बोलेंगे, और एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा जिसको बोलेंगे एक्सचेसिंग सेमीकंडक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। देखो, जो इंट्रिंसिक है, फिर से बता रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपेंट को डाल दो, प्लस कर दो, तो क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, याद रखना, ठीक है। अब ये फर्दर 2 तरह का है, इंट्रिंसिक 2 तरह का बन सकता है, एन टाइप, पी टाइप, ठीक है, 2 तरह का बनेगा। एन टाइप कैसे बनता है अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, बस यहीं से समझ लो। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट, ऐसी इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी जो पेंटावेलेंट एटम हो, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, तो एन टाइप बनेगा। पी टाइप बनाने के लिए ट्राईवेलेंट एटम डालना पड़ेगा। ट्राईवेलेंट में जैसे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक वैकेंसी बच जाएगी, वो होल बन जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में याद रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल्स से, होल्स को हम H से डिनोट कर देते हैं या P से डिनोट कर देंगे, देख लेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से होल ज़्यादा होते हैं। तो ये मेन चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, भाई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है तो क्या बनेगा, ट्राईवेलेंट डाली है तो भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। होल किस में ज़्यादा होते हैं, होल पी टाइप में ज़्यादा होते हैं। एन टाइप में क्या ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा एटम्स के नाम याद कर लेना। एन टाइप के लिए जो पेंटावेलेंट एटम्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb एंड फॉस्फोरस। इसमें है इंडियम,
बोरॉन, एल्युमिनियम, पी टाइप बनाने के लिए। ये ट्राईवेलेंट एटम्स हैं। ट्राईवेलेंट डालेंगे, फिर से लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ट्राईवेलेंट एटम्स को डालोगे अगर आप सेमीकंडक्टर के अंदर तो पी टाइप बनेगा, याद कर लो, ठीक है। पेंटावेलेंट को डालोगे तो एन टाइप बनेगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होल से ज़्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होल से कम होते हैं। बस ये मेन चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा ये लाइंस पढ़ लेना, नोट्स आपके साथ मैंने शेयर करे हैं, लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे। अब डॉपिंग क्या है मैंने बता दिया, इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस। अब डॉपिंग करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी साथ में लिखना है जब डॉपिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा। पहली बात, द सेमी कंडक्टर मटीरियल शुड बी वेरी हाई प्योरिटी। जिसमें आप डॉपिंग कर रहे हो उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा हो, 99.999 हो, मतलब प्योर हो, उसमें और कोई डस्ट वगैरह ना हो। दूसरा, जो डोपेंट एटम है शुड बी नीटली रिप्लेस। उसका साइज़ ना सेमी कंडक्टर वाले के बराबर होना चाहिए ऑलमोस्ट, तो इट शुड नीटली रिप्लेस सेमी कंडक्टर एटम। द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सेमी कंडक्टर एटम। तो सेमी कंडक्टर वाला जैसे सिलिकॉन हो गया और डोपेंट जो है वो उसी के आसपास का लेना हमने ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट है, लेकिन उसके आसपास वाला, तो साइज ताकि दोनों का कंपेरेबल हो। डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस। वही बात होगी कि वो नीटली प्लेस हो जाए। ये लास्ट वाला जो है पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। वो कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोपेंट एटम्स शुड बी वेरी स्मॉल। ज़्यादा नहीं डाल देने डोपेंट एटम, उसमें कम डालने। कितने डालने हैं, 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स के अंदर, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख सिलिकॉन एटम्स के अंदर एक ही एटम जाएगा बोरॉन का, 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm बोलते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं डॉपिंग प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए और अच्छे से करके जानी है। मेथड ऑफ डॉपिंग फटाफट ऐसे पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। हीटिंग द क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम, तो वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्रिस्टल को हीट करते हैं। डोपेंट एटम को हम मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, सेमी कंडक्टर को पहले मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, फिर डोपेंट एटम डाल देते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सेमी कंडक्टर्स के ऊपर हम डोपेंट आयंस की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, कोलिजन करवाते हैं। मान लो ये सेमी कंडक्टर है तो इधर से हम बम्बार्डमेंट करवा के उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये 3 मेथड आप जस्ट सिंपली पढ़ लेना। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये डायग्राम इसमें बनाना है, देखो ध्यान से पढ़ लेना आप, बातें वही हैं जो मैंने बताई हैं, बस आप ध्यान से देखो। तो ये एक एटम जो है जो मैंने येलो करा, ये वाला, ये अर्सेनिक है, +5 मतलब पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट डाला मैंने, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेंटावेलेंट के, ये पिंक कलर में देखो, एक ये रहा, पिंक कलर में देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक और होगा ना, 4 तो मैंने बना दिए, ये 5वां है, ये लिखा भी हुआ 5th अनपेयर्ड हो गया, वो पेयर नहीं हुआ किसी के साथ। तो अब ये एक बच गया, कहाँ जाएगा भाई, खाली है, फ्री है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए बस इसको ऊपर जाने के लिए। इनका ना लेवल भी अलग से बन जाता है, एनर्जी बैंड डायग्राम में मैं लेवल भी दिखाऊंगा अभी। तो एन टाइप ने में आपको ये डायग्राम बनाना है। बाकी सारे के सारे आपने जो एटम शो करने हैं वो जर्मेनियम, हरे हरे वाले सारे जर्मेनियम है, +4 लिख देना सबके साथ। लेकिन जब अर्सेनिक लगाओगे उसमें +5 लिख देना है, तो वो जैसे ही जाएगा एक आपको खाली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच 5th लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन is equal to ionization energy of that atom which is very small, 0.01 electron volt for germanium. At room temperature the thermal energy is sufficient to detach this electron. अब रूम टेम्परेचर पे ले आओ तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो इट बिकम्स फ्री चार्ज कैरियर। रूम टेम्परेचर पे वो फ्री बन जाता है। सो द डोपेंट एटम गेट कन्वर्टेड इनटू आयोनाइज पॉजिटिव कोर, तो फिर वो पॉजिटिव कोर पीछे बच जाती है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, बाहर आ गया। So the energy of electrons from dopant atoms is slightly less than the energy of electrons in conduction band. तो जो conduction band में होते हैं उनसे थोड़ी सी ही कम होती है, इतना, ठीक है, बहुत कम होती है।
तो वो हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया, आपको ये डायग्राम बनाना है एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप का, तो आप लिख के आएंगे। सो द एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स इज इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये वो एनर्जी स्टेट है जो कहाँ बनी है, इसके अंदर, ईजी के अंदर, ठीक है, वही लिखा हुआ द एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू फिफ्थ। ये सब पाँचवें सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं यहाँ, ठीक है, ये हरे हरे बना दिए मैंने। तो इनकी एनर्जी बहुत कम है। तो दिस एनर्जी स्टेट इज स्लाइटली बिलो द लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड है ये वाला, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे होता है। कहता द एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डोनर लेवल। हाँ, ये याद रखना, इस लेवल का नाम है डोनर लेवल, क्योंकि ये ना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर लेवल। एंड इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर एटम, ठीक है, एज इट डोनेट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। द एनर्जी बैंड डायग्राम इज शोन बिलो। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। कैरियर कंसंट्रेशन मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो आप बता देना, ये पर लाइन थोड़ी सी एक बार पढ़ लेना। वैसे आपको अगर फॉर्मेशन पूछा जाएगा आप इतना लिख देना। कैरियर कंसंट्रेशन में एक छोटी सी लाइन लिख देना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद donor impurities, the number of holes is less than the number of electrons increases in semiconductor. donor के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। the number of holes decreases because larger number of electrons present causes the rate of recombination of electrons with holes to increase. अब इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो वो रिकम्बाइन भी करते रहते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से जनरेट भी होते रहते हैं और साथ साथ रिकम्बाइन भी करते रहते हैं। तो वो कहता है रेट ऑफ रिकम्बिनेशन बढ़ जाता है। उस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, याद रखना, एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये लास्ट लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है छोटा, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ये लाइन को 2 बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, और होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब कम, ठीक है, इतना पढ़ लेना बहुत है। अब फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में बस मेन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम इसमें ये पिंक वाला हमने इंडियम डाला, किसमें डाला, वही ग्रीन वाले जर्मेनियम थे +4 वाले सारे, और आपने बताना है कि इसके तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैंने अभी ये मैं ब्लू में बना के दिखाता हूँ। तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंडियम के, 1 2 3, और एक है ही नहीं। जर्मेनियम के 4 हैं, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अपने चारों का एक एक ले लिया मैंने। तो यहाँ पर एक वैकेंसी बच गई, ये होल है जो अपने आप आ गया। क्या डालते हैं हम, इंडियम, बोरॉन, गैलियम, ये इम्प्योरिटी मैंने बता दी आपको पीछे ही, तो इससे ये बनता है, ये पढ़ लेना। इसमें जो लेवल बनता है ना वो नीचे बनता है, इसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा। अब वो डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार मैं पढ़ लूँगा, फिर आपके आसान हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन इससे आपको ईजी हो जाएगा बाद में याद करना। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो व्हेन सेमीकंडक्टर फ्रॉम ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल such as silicon and germanium is doped with trivalent, ये मेन है पी टाइप के लिए, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना, कॉमा, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। ट्राइवेलेंट के साथ पी टाइप, फिर से बता रहा हूँ। इन डायग्राम द जर्मेनियम इज डॉप्ड विद इंडियम, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंडियम फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 जर्मेनियम एटम्स। The vacancy that exists with 4th germanium atom constitute a hole। तो मैंने बता दिया वो होल बना। The hole which is created may be filled with an electron from neighboring atom। तो एक साथ वाला एटम है, उस वहाँ से आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, वो फिल कर देगा उसको, लेकिन फिर वहाँ होल बन जाएगा। So creating a hole at the position of jumped electron, जो आया उसकी जगह होल बन गया। Hence द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्रोड्यूसेस एन एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो इसमें जो लेवल बनेगा वो वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर बनेगा। लास्ट केस में यहाँ बना था, अब यहाँ बनेगा, ये ध्यान रखना। तो इट बिकम जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्सेप्टर, ये लिखा एक्सेप्टर लेवल। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल and top of valence band
इज़ वेरी स्मॉल, तो ये भी बहुत कम होता है एनर्जी लेवल, सॉरी ये वाला भी बहुत कम होता है। टॉप ऑफ वैलेंस बैंड मतलब ये और ये, तो यहाँ पर देखिए कितना स्मॉल डिफरेंस है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन ईजिली मूव टू एक्सेप्टर लेवल, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से, ठीक है। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, द फिगर में हमारे पास बैंड डायग्राम शो कर रखा है, ये 0 केल्विन वाला है। देखो 0 केल्विन में जब आप बैंड डायग्राम बनाओगे ना तो ऊपर वाला पूरा खाली रखना होता है, बस ये याद रखना। अभी हमने एनर्जी बैंड इन सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर से हो गया। सीबीएसई में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ 0 केल्विन पर भी और 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी, तीनों के, मेटल के, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, वो सबसे पहले जो मैंने बताया वो। फिर सीबीएसई में हमारा एन टाइप और पी टाइप के भी एनर्जी बैंड डायग्राम पूछे जाते हैं, जो साथ ही मैंने बनाए हुए हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस करे। उसमें लेवल बनाने हैं, डोनर लेवल पी टाइप में, डोनर लेवल एन टाइप में बनेगा, एक्सेप्टर लेवल पी टाइप में बनेगा, एक्सेप्टर लेवल नीचे बनता है, डोनर ऊपर बनता है, मैंने अभी बताया आपको। तो ये सब हो गया, इसमें से यही क्वेश्चन आएंगे यहाँ तक। अब जो हमारा रह गया काम वो रह गया ग्रीन में, देखते हैं। पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, ये एक ही है, पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर एक ही है। क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, पहले ये पूछा जाएगा। फिर IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बैटरी लगाएंगे, फॉरवर्ड रिवर्स बायस उसका सर्किट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे। फिर लास्ट में डायोडाइजर रेक्टिफायर। तो ये 3 चीज़ें अभी रह गई हैं जो अभी हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर ना यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छे से नोट्स को लर्न कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए हैं। वीडियो को पूरा देखो, फिर चैप्टर लर्न करो और फिर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। चलिए, तो अभी पी एन जंक्शन डायोड के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स हो गए, पी टाइप और एन टाइप। अब अगर हम एक ही क्रिस्टल लेके उसकी एक साइड पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दें, सिलिकॉन ले लिया मैंने एक बार, ये मान लो मेरे पास प्योर सिलिकॉन है, ठीक है। इधर से मैंने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है, ठीक है, ट्राईवेलेंट, तो ये वाली साइड जो है वो पी टाइप बन जाएगी। और इधर से हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली, तो ये बन गया एन टाइप। तो जब इस तरह का कुछ बन जाए कि हमारे पास एक साइड पर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, एक साइड पर एन हो, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। और ये डायोड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो इसलिए इसको डायोड बोला जाता है। अब ये जो डायग्राम आपके सामने, इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ लो। इट इज़ ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, विच इज़ डॉप्ड इन सच ए वे दैट हाफ पोर्शन ऑफ इट बिकम्स पी टाइप एंड अदर हाफ बिकम्स एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इस डायग्राम में ना ये गोल गोल क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करी हैं, ध्यान से समझो। देखो, मैंने बताया एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की जो कोर होती है वो पॉजिटिव कोर होती है, ठीक है। ये हमारी एटम की कोर है, ये सिर्फ और सिर्फ डोपेंट्स हैं जो हमने बाहर से डाले हैं मटेरियल के अंदर, तो सिर्फ डोपेंट्स को शो करा गया यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है प्लस प्लस, ये इमोबाइल, यहाँ लिखा हुआ देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, इमोबाइल एक्सेप्टर आयन, नेगेटिव होगा तो एक्सेप्टर होगा, पॉजिटिव होगा तो डोनर होगा। तो ये दोनों इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब ये मूव नहीं कर सकते, दे आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स, दे आर फिक्स्ड इन द लैटिस। तो ये जितने भी हैं प्लस प्लस वाले, बड़े बड़े प्लस प्लस वाले, ये सारे हमारे डोनर आयंस हैं, और ये जो माइनस माइनस वाले हैं जो पी टाइप के अंदर बने हुए हैं, वो सारे हमारे एक्सेप्टर आयंस हैं। अब इसके साथ ये जो गोले बने हुए हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये छोटे छोटे हैं, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े बना रहा हूँ। अब ये होल्स हैं हमारे, ठीक है, ये होल्स हैं, क्योंकि पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं तो हमने सिर्फ होल्स को शो करा है यहाँ पे। और ये जो डॉट्स हैं ग्रीन में दिखाते हैं, ये वाली जो डॉट्स लगी हुई हैं छोटी छोटी, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही शो करे गए, सिर्फ डॉट्स को शो किया गया है। पी टाइप में सिर्फ होल शो करे गए हैं, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम समझना है। अब जब हम पी और एन को इस तरह से बनाते हैं, आपस में ज्वाइन करवाते हैं, तो ये ऐसा नहीं बनता जैसा अभी मैंने दिखाया। ये सिर्फ उस टाइम का डायग्राम है जब अभी हमने सिर्फ इसको फॉर्म ही किया है। लेकिन जैसे हम इसको फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ होगा इसमें। वो क्या होगा, यहाँ पर होगी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जब पी एन जंक्शन डायोड के ऊपर थियरी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर कैसे होता है लिख के आना पड़ेगा। तो मैं सिंपली रीड कर रहा हूँ, साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। डिटेल लेक्चर नहीं है ये, डिटेल लेक्चर मैं बाद में डालूंगा चैनल पे अपने, ये सिर्फ रिवीजन के लिए हैं लेक्चर्स। चलो, तो इन पी एन जंक्शन डायोड द पी रीजन हैज़ मोबाइल होल्स and immobile negative ions and n region has mobile electrons। देखो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल, उसके साथ मोबाइल वर्ड यूज़ करना है। एंड immobile positive ions। द होल अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है। द minority चार्ज कैरियर्स आर ऑल्सो देयर इन बोथ द पी एंड एंड रीजन बट दे आर नॉट शोन इन द फिगर फॉर सिंप्लिसिटी। अब देखो ना, मैंने बोला कि पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं ना। ये पी टाइप है ना ये वाला, इस पी टाइप में यहाँ पर जो गोले गोले बनाए गए हैं छोटे छोटे वो होल्स हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो बनाए नहीं गए। डॉट्स भी होंगे लेकिन वो कम होंगे बिकॉज दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो वो लिखा गया बट दे आर नॉट शोन फॉर सिंप्लिसिटी। सो इन पी साइड electrons are minority charge carriers and in n side holes are minority charge carriers। formation of depletion layer फटाफट पढ़ लेते हैं। after the pn junction is formed the holes from p region and electrons from n region begin to diffuse। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। diffuse का मतलब होता है इधर से उधर भागे, उधर से इधर भागे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। they begin to diffuse from the regions of higher concentration to the regions of lower concentration। तो these holes and free electrons combine near the junction। तो यहाँ जंक्शन है सेंटर में, वहाँ पर ये वाला होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे कहता है डिफ्यूज़ करेंगे और यहाँ पर आके वो रिकम्बाइन करेंगे। रिकम्बाइन करने का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिला और ख़त्म, इलेक्ट्रॉन होल में गिर गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, सारे होल्स इधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, होल इधर भाग रहे हैं। ये जो डोनर आयंस हैं या एक्सेप्टर आयंस हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, वो नहीं कहीं जाते। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये फिक्स्ड है। इधर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब फिक्स्ड है। इमोबाइल बोल रहे हैं ना, इमोबाइल मतलब जो मूव ना करे। बट ये वाला गोला, छोटा सा होल, ये वाला होल, ये वाला होल, दे कैन मूव। जो यहाँ पे थे वो मूव कर चुके हैं, यहाँ डॉट था, यहाँ होल था, वो यहाँ मिलके आपस में रिकम्बाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो दे कैन मूव। फिर से आगे पढ़ते हैं। These holes and free electrons combine near the junction and each recombination eliminates an electron and hole। Due to these recombinations, the p region near the junction is left with immobile negative ions and in n region near the junction is left with immobile positive ion। तो कह रहा है n साइड पे पॉजिटिव बच गए विच आर इमोबाइल, p साइड पे नेगेटिव बच गए विच आर इमोबाइल, ये कहीं नहीं जा सकते। द स्मॉल रीजन विच इज डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब क्या होता है, डिप्लीटेड मतलब खत्म होना, जिसमें वो चीज़ ना हो। तो जो स्मॉल रीजन है विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स नियर द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। तो ये वाला जो रीजन है इतना इतना, जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स ख़त्म हो चुके हैं, उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इट कंटेन्स ओनली इमोबाइल आयंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन, ये दूसरा नाम याद रखना। बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसको वीबी से डिनोट करेंगे। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, जो रोके, बैरियर सुना ना ये वर्ड, हाँ। तो अब इस रुकावट वाली वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करनी है। देखो यहाँ नेगेटिव इकट्ठे हो गए, बच गए, यहाँ पॉजिटिव बच गए। अब ये पॉजिटिव की यहाँ पर ना बहुत सारे होंगे, वैसे ये तो तीन तीन बनाए हैं बहुत सारे। तो ये जो पॉजिटिव है, इसने यहाँ पर जो पॉजिटिव इकट्ठा हो गया है इस रीजन में, ये और होल्स को अब नहीं आने देगा इधर, क्योंकि वो भी तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो अब सामने एक दीवार खड़ी हो चुकी है जो और होल्स को नहीं जाने दे रही, और ज़्यादा होल्स अब नहीं जा पा रहे। ऐसे ही ये वाला जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है
वो इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उधर नहीं जाने देगा। तो यहाँ रुकावट है, यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज के इकट्ठे होने के कारण इस साइड पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसको हम ईवी बोल रहे हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे। ये हमारी लेंथ है बैरियर रीजन की, इतनी इतनी लेंथ मैंने शो करी है। तो वीबी क्या होगा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो बैरियर पोटेंशियल निकल आएगा। तो ये हमारा बैरियर पोटेंशियल है। सो पढ़ लेते हैं। द accumulation ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन पी रीजन एंड पॉजिटिव चार्जेस इन एन रीजन सेट्स अप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन। तो क्या सेट करता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। हेंस देयर डिवॉल्व्ड ए पोटेंशियल VB is equal to EBL which opposes the further diffusion of electrons and holes across the junction। तो ये क्या रोकता है, फर्दर डिफ्यूजन, और ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं होने देता इलेक्ट्रॉन होल्स को। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ये देख लो डायग्राम, ये एन साइड है, ये पी साइड है। इधर पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इसकी डायरेक्शन ये एरो से मैं बता रहा हूँ। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एन टू पी होती है। द विड्थ ऑफ, अब अगला ये क्वेश्चन कि जो वैल्यू है बैरियर पोटेंशियल VB की वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। तो नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर कितना है, अमाउंट ऑफ डॉपिंग कितनी है, इस पे जैसे सिलिकॉन के लिए वो कहता है कि ये 0.7 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल। जर्मेनियम का बना होगा डायोड तो 0.3 वोल्ट होता है। सर्किट सिंबल, तो डायोड का सिंबल ऐसे एक ट्रायंगल सा बनाते हैं हम, फिर आगे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये जो लाइन है ये हमारी एन साइड होती है, ये जो ट्रायंगल की पूंछ है वो पी साइड होती है। तो इस तरह से ये PN जंक्शन डायोड है। ये PN यहाँ लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ग्रीन कलर से, यही वाले नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। तो ये PN जंक्शन है। पी साइड याद रखनी कौन सी है, N याद रखनी कौन सी है। तो जो ट्रायंगल की पीछे वाली साइड है, ये वाली साइड वो पी साइड है, ये वाली, और ये N साइड है, याद रखना। अब हम वर्किंग करने वाले हैं। वर्किंग का मतलब अब हम बैटरी लगाएंगे, इसको बैटरी लगाओ भाई, ठीक है, या इसको बोलते हैं बायसिंग करो। बायसिंग करना मतलब बैटरी लगाना। अब बैटरी जो होती है हमारी वो कुछ ऐसी होती है ना, पता होगा 9 वोल्ट की बैटरी देखी होगी ना, इसका एक प्लस होता है एक माइनस होता है। बैटरी हमेशा DC करंट देती है, डायरेक्ट करंट, और इसकी पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव पोटेंशियल का टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव पोटेंशियल का टर्मिनल होता है। अब हमारा जो PN जंक्शन डायोड है वो ऐसा है ये। अब आप कैसे लगाओगे बैटरी, आप यहाँ प्लस लगा सकते हो, यहाँ माइनस लगा सकते हो। मतलब बैटरी मैंने ऐसे कनेक्ट करी कि इधर बड़ा लाइन लगा दी, इधर छोटी लाइन, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, या उल्टा भी कर सकते हो। देखो यहाँ छोटी लाइन बना दी, यहाँ बड़ी बना दी, मतलब मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। तो जब P वाली साइड नेगेटिव लगा हो, प्लस वाली N वाली साइड पॉजिटिव लगा हो, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। 2 तरह से बैटरी लगती है, याद रखना। और जब P वाली साइड प्लस लगा हो और N वाली साइड नेगेटिव लगा हो, NNPP, तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। अब जो डायोड है ना, इसकी जो वर्किंग है वो दोनों केस में अलग अलग रहेगी। फॉरवर्ड बायस में ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट ज़्यादा जाने देता है। रिवर्स बायस में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट को नहीं जाने देता, कम करंट जाता है, ठीक है। रिवर्स बायस में ये मेन इसका एप्लीकेशन है डायोड की, और यही रेक्टिफायर में यूज़ होता है, यही वाला कॉन्सेप्ट। तो पढ़ लेते हैं फटाफट, बस अगले 10-12 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। बस आप इसको फिर अच्छे से नोट से याद कर लेना, एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाना। सो वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस to PN junction diode in 2 ways. Forward biasing. In this case, positive terminal of battery is connected to P side, negative terminal is connected to N side. तो फिर क्या बनेगा, forward bias, याद रखना। When PN junction is forward bias, the applied voltage V, अब ये applied voltage है, ये barrier potential है, दोनों opposite हैं। They opposes the barrier potential as shown in figure। तो ये डायग्राम बना देना, फिर इसमें वर्किंग भी अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक बाद में, पहले वर्किंग। अब जब आपने अप्लाइड वोल्टेज उल्टी लगा दी तो क्या होगा, एज ए रिज़ल्ट, यहाँ थोड़ा डायग्राम भी दिखा देते हैं, एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब देखो ना, आपने उल्टी वोल्टेज लगा दी तो ये जो बैरियर विड्थ है ये देखो कम शो करी गई है, ये ओरिजिनल वाली है बाहर वाली, ये डिक्रीज़ होके कम हो गई है विड्थ,
ये याद रखना। फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हाईलाइट करेंगे। फॉरवर्ड बायस में द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस वी बी माइनस वी ई, बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स फ्रॉम पी साइड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जंक्शन। तो जब ये बिट ऐसे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है फॉरवर्ड बायस में, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर जो इलेक्ट्रॉन होल मूव करना बंद हो चुके थे, अब वो फिर से मूव करना शुरू कर देते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इनटू द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस इट्स विड्थ। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीजेस इट्स विड्थ। तो फॉरवर्ड बायस में मैं यहाँ ना शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको याद रखें। फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी बोल देते हैं, रीजन भी बोल देते हैं, ऑल्सो डिक्रीजेस। ये नीचे वाला एरो मतलब डिक्रीजेस, याद रखना। व्हेन, अब देखो वो डिक्रीज होती चली जा रही है। अब वो यहाँ लिखा है कि व्हेन वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, वीबी से जब बड़ा हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट फ्लोइंग ईजिली अलॉन्ग द जंक्शन, सेट अप ए लार्ज करंट मिली एम्पेयर में कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। तो तब करंट आ जाता है फॉरवर्ड करंट। दिस करंट फर्दर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस की वर्किंग भी अच्छे से पढ़नी है। इन दिस केस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अब देखो पॉजिटिव जो है ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन को हमने एन से जोड़ दिया, और छोटी लाइन बैटरी की नेगेटिव है, उसको हम पी से जोड़ देते हैं। तो इन दिस केस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड। द अप्लाइड वोल्टेज वी एंड बैरियर पोटेंशियल वी बी आर इन सेम डायरेक्शन। अब दोनों सेम डायरेक्शन में बनाने हैं। वी उल्टा बना दिया मैंने, वी बी इधर है, अप्लाइड वोल्टेज भी इधर बनेगी। इस वजह से क्या होगा, विड्थ बढ़ेगी। अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, ठीक है। हेंस द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब वो बन गया वी बी प्लस वी। पीछे क्या था, पीछे था वी बी माइनस वी, अब वी बी प्लस वी हो गया। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, हेंस विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देंगे हम। तो अगर रिवर्स बायस है, इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वी प्लस वी बी होगा। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, डी आर मतलब डिप्लीशन रीजन, ऑल्सो इंक्रीजेस। तो याद रखना रिवर्स बायस में ये 2 पॉइंट याद रखना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। वर्किंग तो पूरी याद करनी है, एग्जाम में अगर आगे तो लिखनी पड़ेगी। वैसे एग्जाम में ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछे जाएंगे, बता देता हूँ, ग्राफ एक्सप्लेन करना है, और दूसरा रेक्टिफायर। ये 3 नंबर के लिए यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड बिकम्स वेरी लार्ज, इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। हैंस देयर इज नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब करंट नहीं होता, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोई करंट नहीं बनाते, लेकिन उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स भी हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो कंडक्टर में थोड़ा सा करंट बनाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लो क्या लिखा है। But at room temperature, there are minority charge carriers, holes in N region, electrons in P region. The applied reverse voltage pushes them towards the junction. Their setup a current is called reverse current. इसको बोलते हैं reverse current और leakage current. तो definition पूछी जा सकती है, what is leakage current, what is reverse current. The reverse current is very small. ये microampere में होता है, because minority charge carriers are very small. तो ये working हो गई। अब 5 मिनट में VI characteristic। ये ग्राफ आपने बनाना है, ऐसे वोल्टेज इधर, ऊपर करंट, ऊपर वाला करंट मिली एम्पेयर में बनाना है, नीचे भी करंट बनाना है, वो माइक्रो एम्पेयर में बनाना है। ये वाला रिवर्स करंट है, ये फॉरवर्ड करंट है, समझ लो फटाफट। इधर भी वोल्टेज है, लेकिन वो नेगेटिव वोल्टेज है मतलब ये वाला रीजन रिवर्स बायस का है, ये वाला रीजन फॉरवर्ड बायस का है। यहाँ लिखा हुआ है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड में इनिशियली थोड़ा सा करंट थोड़ा बनता है, फिर अचानक से बढ़ जाता है। तो यहाँ ना एक घुटना बनता है, नी बनता है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो नी वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसके बाद करंट बढ़ जाता है,
जिसमें बैरियर पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ख़त्म हो जाती है और चार्जेस प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड में करंट हमेशा मिली एम्पेयर में रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आपको पता है ना, मिली एम्पेयर मतलब ज़्यादा, माइक्रो एम्पेयर से ज़्यादा, माइक्रो मतलब उससे 1000 टाइम्स कम। तो ये फॉरवर्ड में ऐसा ग्राफ बनाना है। रिवर्स में करंट है लेकिन वो करंट बहुत कम है, माइक्रो एम्पेयर में है। और देखो रिवर्स में वोल्टेज भी -5, -10, -15, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। यहाँ कम है, यहाँ 1 2 3 है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करंट शो करना है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ से करंट शूट कर जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे क्या होता है, वो जो कोवलेंट बॉन्ड्स मैंने दिखाए थे ना पीछे, जिसमें वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे जुड़े हुए थे, वो टूट जाती हैं। बॉन्ड्स टूटने से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और फिर बहुत सारा करंट आ जाता है। तो ये आपको ग्राफ एक्सप्लेन करना है। तो बस आप यहाँ से पढ़ लेना, अब मैं पढ़ नहीं रहा। ये ग्राफ सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। तो आपने डायोड बनाया, इसमें ये भी बनाना पड़ता है। डायोड बनाया, इसका ये पी टाइप हो गया, ये एन साइड होगी नेगेटिव, इधर एन लिख देता हूँ, इधर पी लिख देता हूँ। अब यहाँ से एक वायर आएगी जो रेहोस्टेट, ये बैटरी का रेहोस्टेट होता है, उससे जुड़ेगी। ये हमारी रेहोस्टेट है, रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस, नीचे बैटरी है। तो बैटरी का एक टर्मिनल रेहोस्टेट से जोड़ दो, नेगेटिव वाला इधर जोड़ दो, ऊपर रेहोस्टेट बना दो। एन टाइप को आपको नेगेटिव से जोड़ना है, पी साइड को आपको इधर इसके थ्रू होके यहाँ, इसके थ्रू होके यहाँ पॉजिटिव से जुड़ गया। एक रास्ते में मिली एम्पेयर मीटर लगाना है करंट मेजर करने के लिए, और ऊपर डायोड के अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगाना है वोल्टेज मेजर करने के लिए। तभी तो आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे ना, जिसमें वोल्टेज आएगी और करंट आएगा। तो ये सर्किट डायग्राम भी बनाना है। फॉरवर्ड के इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, कि कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, पढ़ लेते हैं। द वी आई ग्राफ इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज जंक्शन डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन गया कि क्या पी एन जंक्शन डायोड ओम्स लॉ को फॉलो करता है? नहीं करता, ट्रू फॉल्स बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ओम्स लॉ में ना वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन यहाँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरा, इनिशियली द करंट इज़ वेरी स्मॉल, सो एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज कार्ड नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज करंट स्टार्ट इंक्रीजेस। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसमें ना नी वोल्टेज की डेफिनेशन हो गई है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो चीज़ें याद रखनी है। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, नी वोल्टेज, फिर आफ्टर नी वोल्टेज डायोड करंट इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड आफ्टर नी वोल्टेज इज क्वाइट लो, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, नी वोल्टेज के बाद करंट ज़्यादा आ जाता है। रिवर्स बायस के फैक्टर से, रिवर्स बायस में देयर इज ए स्मॉल करंट, रिवर्स करंट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल्स की वजह से, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी? तो याद रखना, इट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो स्मॉल करंट विच इज़ कॉल्ड रिवर्स करंट, दिस इज़ ड्यू टू रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं इसको, इट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब आपको पता है एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स हैं, पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर when reverse voltage become very high the reverse current increases suddenly a large value, so इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वो कहता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के दो नाम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या दूसरा नाम पीक इनवर्स वोल्टेज, दोनों एक ही हैं, याद रखना। रेजिस्टेंस, जो डायोड की रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ओम्स लॉ पढ़ा ना, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, बट आप डेल्टा लगाएंगे साथ में। डेल्टा मतलब चेंज, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ऐसे चेंज हो रही है, तो इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती है, इसलिए नाम होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन है। ठीक है, बस इतना आपने वी ए कैरेक्टरिस्टिक में बताना है। ये वाला ग्राफ फॉरवर्ड सर्किट डायग्राम, रिवर्स के फीचर, और ये। ठीक है, लास्ट टॉपिक रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर क्या होता है? तो पहले समझेंगे व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, समझ लो बस ध्यान से। हमारे घरों में जो करंट आता है बच्चे, वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने कल ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर डाला था, जिसमें करंट इस तरह से वेरी करता है, ऐसे ऐसे सिनोसॉइडली वेव जैसे करंट आता है। बट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, मोबाइल का चार्जर या हेडफोन के चार्जर, जहाँ भी आईसी लगे हुए हैं, लैपटॉप आपका, कुछ भी, स्मार्ट वॉच, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम नहीं करते, उसके लिए चाहिए डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कैसा होता है? ऐसा सीधा कांस्टेंट, मैंने कल भी बताया था। तो अब इस करंट को इस करंट में चेंज करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में चेंज करना है।
इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और जिस डिवाइस से ये काम होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। पहले ये याद कर लो अच्छे से। प्रिंसिपल, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल यही है कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड, जो एक साइड से तो कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में, बट दूसरी साइड से कंडक्ट नहीं करता रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आपने देखा ना करंट कितना कम है माइक्रो एम्पेयर में, और फॉरवर्ड बायस में करंट कितना ज़्यादा है। तो एक साइड से कंडक्ट कर रहा है, दूसरी साइड से नहीं कर रहा। ये इसका प्रिंसिपल है, पढ़ लो। It works on the principle that PN junction diode offers a low resistance in forward bias and high resistance in reverse bias. So when alternating voltage is applied, it is forward biased during positive half cycle. अब alternating voltage कौन सी होती है? ये एक साइकिल बनाया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो डायोड पे जब आप ये लगा दोगे डायोड के अक्रॉस इस तरह की वोल्टेज को, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वो ऐसे कंडक्ट हो जाएगा, बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये वाला हाफ साइकिल, वो आगे नहीं जा पाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। यही लिखा हुआ है। सो इट इज़ फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट फ्लोज थ्रू इट, बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस एंड इट डज नॉट कंडक्ट। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों करने हैं। इट रेक्टिफाइज ओनली हाफ साइकिल। हाफ वेव आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा, बाकी को नहीं करेगा, बाकी छोड़ देगा। फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही रेक्टिफाई करेगा। देखते हैं कैसे। तो जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सर्किट डायग्राम पहले अच्छे से रिवाइज करना है, समझना है। ये 2-4 लाइनें पढ़ लेना, मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये पार्ट इतना इतना, ये ट्रांसफार्मर है और कुछ नहीं है। ये प्राइमरी कॉइल है उसकी, P1 P2 जिसका नाम है वो प्राइमरी कॉइल है। बस समझ लो, डायग्राम बना देना बहुत है। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका काम सिर्फ वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। यहाँ हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है, डायोड पे 220 वोल्ट नहीं लगेगा, इस पे 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, इतनी इसकी रेंज होती है, ठीक है, 12 वोल्ट। तो हमें पहले 220 को कम करना है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट इतना बनाना है, स्टेप डाउन करना है। तो स्टेप डाउन करने के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है इतना इतना, वो ट्रांसफार्मर, इसका इतना ही काम है, बस पहले ये समझ लो। उसके बाद आगे सर्किट यहाँ से शुरू होता है। ये वाला पार्ट क्या लगा इसमें, एक डायोड S1 के साथ P साइड जोड़ देना, N साइड आगे ले जाना, एक रेजिस्टेंस लगा देना, लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे, और फिर इसको वापस जोड़ देना। सिंपल डायग्राम। इनपुट आउटपुट वोल्टेज, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं वही बचेंगे, नेगेटिव वाले उड़ जाएंगे। बस ये आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल बचेगा, नेगेटिव वाला उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कंडक्ट ही तब कर रहा है जब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, ये टर्मिनल प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, वो कंडक्ट हो जाएगा एज इट इज़। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो गया तो वो वाला पार्ट आगे गया ही नहीं, वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा, तो आगे जाएगा कैसे, वोल्टेज की वेरिएशन आगे नहीं जाएगी, तो वो उड़ गए पार्ट। बस ये इसकी वर्किंग है, पढ़ लो। छोटा सा पैराग्राफ है, इंग्लिश आपको आती है, अच्छे से रीड कर लो तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में अब 2 डायोड यूज़ करेंगे। वो जो नीचे वाला आधा हाफ साइकिल हमारा उड़ जा रहा था, ख़त्म हो रहा था, वो ना ख़त्म हो, फिर से इतना वाला पार्ट ट्रांसफार्मर है, ये वैसे ही बनाना है। अब फ़र्क क्या है, अब जैसे एक डायोड ऊपर बनाया D1, सिमिलरली एक नीचे वाली ब्रांच में भी वैसे ही लगा दो बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पहले हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, अब यहाँ नहीं लगानी, इनकी दोनों एन साइड को आपस में जोड़ के वहाँ से एक वायर निकाल के रेजिस्टेंस यहाँ लगेगी, रेजिस्टेंस की दूसरी साइड यहाँ सेंटर में लगेगी। इसको सेंटर टैप रेक्टिफायर भी बोलते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर, क्योंकि वो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसके सेंटर से हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी आउटपुट कैसे बनेगी, देखो, इसमें
पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है हमारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव तो मिलेगा, बट जो नेगेटिव था वो उल्टा होके ऊपर बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमारी आउटपुट कुछ ऐसे ही बनेगी, दोनों साइकिल आएंगे बट ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब दोनों डायोड कंडक्ट करते हैं। ये सर्किट डायग्राम पहले अच्छे से कॉपी पे 3-4 बार बना के प्रैक्टिस कर लो, फिर ये इसके बारे में 2-4 लाइनें हैं वो आप लिख सकते हो, आसान है। वर्किंग को हम एक बार रीड कर लेते हैं। वर्किंग से पहले ये वेव फॉर्म देख लो। इनपुट वेव फॉर्म ऐसा है, सिनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। D1 जब जब कंडक्ट करेगा तब तब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, जब जब D2 कंडक्ट करेगा तब नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, बट वो ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा वर्किंग में अभी पढ़ाता हूँ। इन दोनों को जोड़ के जो फाइनल आउटपुट आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। अब वैसे ये ना डायरेक्ट करंट नहीं है, डायरेक्ट करंट तो ऐसा होता है सीधा, बट ये डायरेक्ट करंट जैसा है उसके थोड़ा पास है। इसको फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी भी बोल देते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी भी बोल देते हैं। इसके आगे ना फिर फिल्टर्स लगते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके आगे इंडक्टर लग जाता है, कैपेसिटर लग जाता है, फिर ये सीधा हो जाता है, ठीक है। वो आप नहीं करोगे। तो बस यही है आपके सिलेबस में। हम थोड़ा वर्किंग पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर हमारा ख़त्म है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, अच्छे से करके जाना। लेट अस रीड द वर्किंग ऑफ हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, डायोड D1 इज़ फॉरवर्ड बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस। सो डायोड D1 कंडक्ट्स, जो फॉरवर्ड होगा वो कंडक्ट करेगा, एंड डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट थ्रू द RL ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज शोन इन फिगर। तो फिगर में चलो, ये हमारा ऐसे करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे चल रहा है। तो रेजिस्टेंस में करंट कैसे चल रहा है, इधर। जब कहता है नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब ये टर्म, ये अब पार्ट, जब नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये एंड हमारा, अब हमारा ये वाला एंड पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो ये कंडक्ट करेगा। अब फिर से करंट ऐसे जाएगा अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो RL में से करंट हमेशा, चाहे D2 कंडक्ट करे चाहे D1 कंडक्ट करे, वो लेफ़्ट टू राइट ही चल रहा है। तो RL में से करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हमारे पास वो साइकिल ऊपर बनेगा। पढ़ लेते हैं। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव, S1 बिकम्स नेगेटिव with respect to center tap. Hence the diode D1 gets reverse bias and D2 gets forward bias. Hence D2 conduct and current through the load resistance is same direction as shown. Same direction में ही है, पिछले वाली direction. The diagram showing input and output waveforms. तो ये waveforms हैं, ये हमारी output है, ये input है। तो इसका एक लिमिटेशन है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसका लिमिटेशन ये है कि we get only half the input voltage. अगर आपने यहाँ पे 12 वोल्ट जनरेट करी, 12 वोल्ट मान लो आ रहा है, यहाँ 6 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, तो हमें आधी वोल्टेज मिलती है। सो वन लिमिटेशन ऑफ सेंटर टाइप रेक्टिफायर इज दैट वी गेट हाफ द इनपुट वोल्टेज एट द आउटपुट। इफ़ इनपुट वोल्टेज इज +-12 देन वी गेट +6 एट द आउटपुट। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आप ये नोट्स अच्छे से 1-2 बार रट्टा मार लो, समझ तो आपने लिए हैं, अब याद करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में तो लिख के आओगे तो नंबर आएंगे। 3 मार्क में रेक्टिफायर, दोनों में से कोई भी टाइप, फॉरवर्ड या रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है इसके बारे में, रिवर्स सैचुरेशन करंट इसी के बारे में, ये भी VI में ही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में, बाकी थ्योरी में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।